हेलो एवरीवन, आज प्रमोद कुमार राठौर और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है वो टेंस सीरीज का अंतिम वीडियो मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है फ्यूचर टेंस। इस वीडियो के अंतर्गत हम फ्यूचर टेंस के जो चारों पार्ट्स होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन चारों ही पार्ट्स को इस वीडियो के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम ये भी देखने वाले हैं कि इन टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है और कौन से मेन वर्ब का कौन सा रूप इसमें यूज किया जाता है। तो उम्मीद है आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और हाँ, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको सबसे पहले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए आज इस वीडियो में अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस के जो चारों पार्ट्स हैं, उसमें सबसे पहले पार्ट्स आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे कि सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम इस टेंस से शुरुआत करते हैं। तो फ्यूचर टाइम जो फ्यूचर टेंस होता है उसके जो चार पार्ट्स हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इस टेंस की पहचान क्या होती है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में का, गे, की आदि शब्द आते हैं, अर्थात हिंदी का जो सेंटेंस दिया जाता है वो सेंटेंस के लास्ट में जो शब्द होते हैं, उन शब्दों में लास्ट का जो अक्षर है वो गा, गे, की होता है या हो सकता है। तथा अंग्रेजी के वाक्यों में अब इंग्लिश के सेंटेंस को अगर हम देखें तो उन सेंटेंस के अंतर्गत टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या द फॉलोइंग डे आदि शब्द दिए हो सकते हैं। हालांकि नेसेसरी नहीं है कि ये शब्द आए ही सही, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर ये पहचान है, अगर सेंटेंस में ये पहचान नजर आती है, तब हम उस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। रूल्स नंबर 1, जैसे कि रूल्स अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, एक तो मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस में मेन वर्ब जो होती है उसकी हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। सेकंड हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आती है, एक शेल और एक विल। तो शेल का यूज आई और वी कर्ता के साथ शेल का यूज किया जाता है। इसके अलावा कोई सा भी अन्य कर्ता हो, बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो क्लियर यहाँ तक। अब इसके फॉर्मूला स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, शेल या विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स। नेगेटिव का स्ट्रक्चर रहने वाला है सब्जेक्ट, शेल के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला रहने वाला है, शेल सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद भी फर्स्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो फॉर्मूला है, शेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से इसके ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला रहेगी, जिसके आधार पर हम सेंटेंस को बिल्ड करेंगे। अब आइए देखते हैं हम इसके एग्जांपल बना करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए एग्जांपल है, मैं कल जयपुर जाऊंगा। जैसा कि लास्ट में गा शब्द आया है, गा अक्षर इसमें आया है, यानी कि ये टेंस जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो मैं कल जयपुर जाऊंगा, वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो है मैं, जाना वर्ब, जयपुर इसका ऑब्जेक्ट और ये जो अदर्स दिया हुआ है, टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जब इसको स्ट्रक्चर के अनुसार जमाते हैं तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट आई के बाद साथ हमने आई के साथ लगाई हेल्पिंग वर्ब शेल,
तो आई शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना की इंग्लिश होती है गो, तो गो टू जयपुर टुमारो। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, आई शेल गो टू जयपुर टुमारो। अब इसी का नेगेटिव देखते हैं, तो आई शेल मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शेल के साथ में नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू जयपुर टुमारो। तो सेंटेंस बना आई शेल नॉट गो टू जयपुर टुमारो। इंटरोगेटिव में शेल सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि हिंदी में क्या शब्द स्टार्टिंग में क्या मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला वाक्य। तो सबसे पहले क्या यानी कि शेल हेल्पिंग वर्ब आई गो टू जयपुर टुमारो क्वेश्चन मार्क। तो शेल आई गो टू जयपुर जयपुर टुमारो क्वेश्चन मार्क। इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, तो क्या मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा, तो सबसे पहले शेल आई के बाद में नॉट गो टू जयपुर टुमारो और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर डब्ल्यूएच वर्ड की बात करें, तो यहाँ पर वेयर से बना करके हम देखते हैं, वेयर से प्रश्न बनाएंगे, तो तुम कल कहाँ जाओगे। सेंटेंस हमारा जो है वो है तुम कल कहाँ जाओगे। तो सबसे पहले कहाँ जो शब्द आया वेयर, उसको हमने लिखा वेयर। अब वेयर के बाद में जैसा कि तुम शब्द यू है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करते हैं, तो इसके वेयर के बाद हमने लिखा विल के बाद में सब्जेक्ट यू और गो टुमारो। तो वेयर विल यू गो टुमारो, तुम कल कहाँ जाओगे और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये सेंटेंस बिल्ड हो जाता है। तो क्लियर है यहाँ तक आपके। तो इसी प्रकार के सभी के स्ट्रक्चर से उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। आइए एक एग्जांपल और हम इसका यहाँ पर बना करके देख लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है, अगले वर्ष वह यह परीक्षा पास कर लेगी। अब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है वह शब्द। क्या कर लेगी, तो परीक्षा पास कर लेगी। पास करना इसमें वर्ब, इस सेंटेंस की वर्ब पास करना है, और यह परीक्षा ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, और अगले वर्ष ये इसमें होने वाला है अदर्स। तो अब सेंटेंस को हम अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रखते हैं। सबसे पहले शी के साथ में शेल या विल में से एक हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि शेल का यूज हम केवल आई और वी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो शी के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लिखा, विल। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास करना, तो पास करना को की जो फर्स्ट फॉर्म है टी एंड डबल और यहाँ पर वर्ब हमने लिखी, और इसके बाद यह परीक्षा दिस एग्जाम है इसका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो अदर्स है नेक्स्ट ईयर वो टाइम हमने यहाँ पर लिख दिया। तो सेंटेंस बना शी विल पास दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर। इसका नेगेटिव देखते हैं, तो नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले सब्जेक्ट शी, फिर विल हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में नॉट। तो शी विल नॉट पास दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर, ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या, अगले वर्ष में परीक्षा पास कर लेगी। तो इसमें भी सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब विल को लिखा, विल के बाद में हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाया। तो विल शी पास दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर और क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव में सेम वही फॉर्मूला, नॉट शब्द का यूज करना है बस। तो सबसे पहले विल, फिर शी के बाद में नॉट पास दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन मार्क। तो ये इस प्रकार से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। डब्ल्यूएच वर्ड में वर्ड से बना करके हम इसको देखते हैं कि अगले वर्ष वह क्या करेगी। तो इसका इंग्लिश बन जाएगी वर्ड, सबसे पहले क्या के लिए वर्ड लगाएंगे, फिर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे विल, शी, और करना की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है डू। तो डू नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल शी डू नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम अगला पार्ट जो फ्यूचर टेंस का है, जिसका नाम है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस।
अब उस टेंस को हम यहाँ पर देखते हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस। इसका नाम है, इस टेंस का नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो कि फ्यूचर टेंस का सेकंड पार्ट है। आइए अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, हम कैसे इसको पहचानेंगे। तो हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी या रहे थे। और उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे शब्द आते हैं। तो अगर लास्ट में सेंटेंस के, हिंदी के सेंटेंस के आखिरी में ऐसा कोई शब्द हो तो निश्चित रूप से वह टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। अब रूल की बात करते हैं तो दो रूल होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब इस टेंस में मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला रूप हम लगाने वाले हैं। इस पर हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, हर कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में जैसा मैंने अभी बताया था कि सिंपल फ्यूचर टेंस में शेल या विल का यूज होता है। शेल आई और वी सब्जेक्ट के साथ और विल बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ। तो वही हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में भी रहने वाली है, शेल और विल का यूज करेंगे, किंतु इस शेल और विल के साथ में हम बी को और ऐड कर देंगे, बी और इसमें हम जोड़ देंगे। तो हमारी इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है शैल बी या विल बी। अब शैल किसके साथ लगाएंगे, शैल बी किसके साथ यूज करेंगे, आई और बी के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज हम इसमें करने वाले हैं। इसके फॉर्मूला स्ट्रक्चर्स को आप देख लेते हैं। अफर्मेटिव में क्या करेंगे, क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल विल के बाद बी के बाद बी फर्स्ट के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स। नेगेटिव में शैल विल के बाद में नॉट का यूज करेंगे, बी से पहले शैल और विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे तीसरे स्थान पर। बाकी सेम ऐसा ही रहने वाला है। इंट्रोगेटिव में शैल विल को हम सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर बी फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहने वाला है। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट रखेंगे और नॉट के बाद में हम बी को रखेंगे, फिर बी फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर इस टेंस का रहेगा। अब आइए इस टेंस के हम एग्जांपल यहाँ पर करके, तो एग्जांपल है, हम कल इस समय मैदान में खेल रहे होंगे। तो लास्ट में हिंदी के वर्ड में जो क्या आया है, रहा होंगे, रहे होंगे आदि शब्द जैसे कि पहचाने, तो ये रहे होंगे शब्द आया है, इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले इस जो सेंटेंस दिया है इसमें सब्जेक्ट हम, खेलना इस सेंटेंस की वर्ब है, और मैदान में ये अदर्स नंबर 1, इस समय ये जो टाइम दिया है ये अदर्स नंबर 2, और कल जो एक और टाइम दिया है ये अदर्स नंबर 3 रहने वाला है। तो सबसे पहले अब जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट जो कि बी है, यहाँ पर हमने इंग्लिश हमने बी लिखी, बी के साथ शैल का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो शैल बी हमने एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखा है। इसके बाद खेलना की इंग्लिश प्ले, प्लेना आईएनजी लगा करके हमने वर्ब यहाँ पर लिखी। फिर अदर्स मैदान में की इंग्लिश जो कि अदर्स नंबर 1 है, इसकी इंग्लिश अंडरग्राउंड लिखा। फिर इस समय जो अदर्स नंबर 2 है, एट दिस टाइम, इसकी इंग्लिश लिखी, और लास्ट में टुमारो जो कि अदर्स नंबर 3 है, इसकी इंग्लिश हमने यहाँ पर लिखी। अब हमारा सेंटेंस कैसा बना कि वी शैल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड एट दिस टाइम टुमारो। ये सेंटेंस बनकर के तैयार हुआ। अब इसका नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो नॉट शब्द का इसमें यूज करना है। तो सबसे पहले भी हम की इंग्लिश
बाकी के सारे के सारे शब्द उसी सीक्वेंस में वैसे के वैसे ही लिखे गए हैं। तो वी शैल नॉट बी प्लेइंग इन द ग्राउंड एट दिस टाइम टुमारो, ये नेगेटिव सेंटेंस हमारा बनकर के तैयार हुआ है। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जिसमें कि क्या सबसे पहले दिया हुआ है। तो क्या अगर स्टार्टिंग में है, जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले शैल, फिर बी, शैल और बी दोनों के बीच में अपने सब्जेक्ट को रखा है। फिर बाकी प्लेइंग इन द ग्राउंड एट दिस टाइम टुमारो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क वैसे ही लिखा है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की जब बात करते हैं तो इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नॉट शब्द का यूज भी होता है। तो सबसे पहले शैल, फिर हमने लिखा सब्जेक्ट बी, फिर लगाया नॉट तीसरे स्थान पर, फिर लिखा हमने बी। तो शैल बी नॉट बी और उसके बाद प्लेइंग इन द ग्राउंड एट दिस टाइम टुमारो और क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव जो WH वर्ड वाला है उसकी बात करें तो हम यहाँ पर वर्ड से इसको बना करके देखते हैं कि कल इस समय हम मैदान में क्या कर रहे होंगे। ये हमारा हिंदी का सेंटेंस हो जाएगा। तो इसमें क्या जो बीच में आया है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंग्लिश वर्ड शब्द हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पर वर्ड लिखा, वर्ड के बाद फिर हमने इंटरोगेटिव फॉर्म में इन शब्दों को जमा दिया। तो शैल के बाद में बी के बाद बी और करना की डू होती है तो डू में आईएनजी। तो शैल बी डूइंग इन द ग्राउंड एट दिस टाइम टुमारो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो ये था एक एग्जांपल जिसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और एक WH वर्ड वाला हमने बना करके यहाँ पर देखा है। चलिए एक एग्जांपल और हम इस टेंस का करके देखते हैं, जिसमें हम दूसरी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। सीता एक गीत गा रही होगी। अब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सीता है और गा रही होगी ये इस सेंटेंस की वर्ब और एक गीत इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। अब अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पर इस सेंटेंस को जब हम रखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में हमने लिखा सीता। अब सीता इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो सीता के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी वो विल बी का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, क्योंकि शैल का यूज हम केवल आई और वी कर्ता के साथ करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो सीता विल बी और गाने को सिंग कहते हैं SING, उसमें हमने ING लगाया तो सिंगिंग, तो ये इसकी वर्ब हुई और लास्ट में ए सॉन्ग सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बना सीता विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इस सेंटेंस का जो नेगेटिव बनाएंगे तो सीता एक गीत नहीं गा रही होगी, तो सीता विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। तो विल और बी दोनों के बीच में हमने नॉट शब्द का यूज किया है। क्लियर यहाँ तक? क्या सीता एक गीत गा रही होगी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो स्वाभाविक है सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, तो विल सीता और बी, तो विल और बी दोनों के बीच में क्या रखा, सब्जेक्ट रखा। विल सीता बी सिंगिंग ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव को भी देखते हैं, तो क्या सीता एक गीत नहीं गा रही होगी, इसमें नॉट शब्द और जुड़ चुका है, तो विल सीता नॉट बी। अब यहाँ ध्यान रखने लायक बात है कि तीसरे नंबर पर नॉट आता है, विल सीता और तीसरे नंबर पर नॉट, फिर उसके बाद में बी लगाना है, फिर सिंगिंग ए सॉन्ग और इंटरोगेटिव मार्क। तो इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब WH वर्ड से इस सेंटेंस को बना करके भी देखते हैं, तो सीता क्या कर रही होगी, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। क्या शब्द जैसे कि सेंटेंस के बीच में आया है, यहाँ पर सेंटेंस के फर्स्ट में आया था तब हमने विल से बनाया, और सेंटेंस के जब बीच में से क्या शब्द आया है तो स्वाभाविक है वर्ड
से ये सेंटेंस बनने वाला है। तो सबसे पहले व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब विल सीता भी, ये विल भी दोनों के बीच में सीता, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का होता है। तो विल सीता भी और फिर करना की इंग्लिश डू और डू में आईएनजी लगा करके लिखा डूइंग। तो सेंटेंस बना व्हाट विल सीता बी डूइंग और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और जो आपके WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके एग्जांपल हमने यहाँ पर बना करके देखे हैं। और यहाँ तक उम्मीद है आपके सबके क्लियर हो चुका होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब आइए हम चलते हैं अगले पार्ट पर। जो फ्यूचर टेंस का तीसरा पार्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उस टेंस को भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो आइए देखते हैं फ्यूचर टेंस का जो तीसरा टाइप होता है, तीसरा पार्ट जो होता है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान क्या होती है? हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो था उसमें चुका है, चुकी है या चुके हैं आदि शब्द आते थे। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी या चुके थे शब्द आते हैं। और इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। ऐसे शब्दों से हम इस टेंस को पहचान सकते हैं। अगर इंग्लिश के सेंटेंस की बात की जाए तो इंग्लिश के सेंटेंस में बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम आदि दिया हो सकता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि दिया हो, लेकिन अगर ऐसा कोई शब्द दिया हो जहां बाय द एंड ऑफ और प्लस टाइम हो या बाय प्लस टाइम दिया हो तो तुरंत हम ये समझ सकते हैं कि ये इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो आइए अब देखते हैं इसके रूल्स में फर्स्ट रूल से वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तीनों ही परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। दूसरा रूल है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाना है। जैसे कि फ्यूचर टेंस में मैंने शुरू में बताया कि शैल विल, तो इसमें चारों ही टेंस में लगेगा। अब शैल विल के साथ परफेक्ट है इसलिए हैव का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें शैल या विल प्लस हैव इस टेंस में लगाना है। तो फॉर्मूला स्ट्रक्चर इसका रहने वाला है अफर्मेटिव का सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद शैल विल के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट शैल विल के बाद नॉट फिर हैव, अर्थात शैल विल और हैव दोनों के मध्य में नॉट आने वाला है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर रहने वाला है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल विल हमें स्टार्टिंग में लगानी है, फिर सब्जेक्ट के बाद में हैव को रखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स और इंटरोगेटिव मार्क क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव में शैल विल सबसे पहले, शैल विल के बाद सब्जेक्ट के बाद में नॉट के बाद फिर हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स और क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर इस पैटर्न पर बनने वाले हैं। तो अब आइए हम इसके एग्जाम्पल करके देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है इस सप्ताह के अंत तक मैं एक कार खरीद चुका होऊंगा। अर्थात सेंटेंस में ये बताया गया है कि एक निश्चित समय तक मैं ये काम कर चुका होगा, इस काम को मैं पूरा कर लूंगा, ऐसी कल्पना की जाती है इस टेंस के अंतर्गत, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। अब इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं शब्द, मैं क्या करूंगा, मैं खरीद चुका होगा, खरीदना इसमें वर्ब है
और क्या खरीदेंगे, तो एक कार जो शब्द है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ आया है। और बाकी इस सप्ताह के अंत तक ये सारा अदर्स के रूप में लिखा जाएगा। अब जब इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट आई को, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो शैल का यूज किया जाता है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो शैल हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फिर शैल हैव के बाद में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, खरीदना, खरीदना को बी यू वाई बाय कहते हैं। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बॉट और थर्ड भी बॉट। तो हमने हैव के बाद में थर्ड फॉर्म लगाई बॉट। फिर ऑब्जेक्ट लिखा ए कार, ये ए कार ऑब्जेक्ट हुआ। और इसके बाद इस सप्ताह के अंत तक, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ये एक टाइम है जो टाइम हमने लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में लिखा है। तो ये आपके अदर्स के रूप में यहाँ पर बना। अब सेंटेंस आपका जो बना है, सेंटेंस जो यहाँ पर हमने लिखा है कि आई शैल हैव बॉट ए कार बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अब इसका नेगेटिव भी हम देख लेते हैं बना करके। नेगेटिव में इस सप्ताह के अंत तक मैं एक कार नहीं खरीद चुका होऊंगा, तो आई शैल नॉट हैव, शैल और हैव दोनों के बीच में नॉट का यूज किया है। फिर बॉट ए कार बाय द एंड ऑफ दिस वीक, जैसा सेम टू सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की स्टाइल में पीछे लिखा है। तो आई शैल नॉट हैव से नेगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं। इंटरोगेटिव में क्या मैं सप्ताह के अंत तक एक कार खरीद चुका होऊंगा, तो शैल सबसे पहले, फिर शैल के बाद आई, फिर हैव। तो शैल और हैव दोनों के बीच में सब्जेक्ट को हमने रखा है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स लिखा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। तो शैल आई हैव बॉट ए कार बाय द एंड ऑफ दिस वीक और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बना। इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं इस सप्ताह के अंत तक एक कार नहीं खरीद चुका होऊंगा, जैसे इंटरोगेटिव बनाया था सेम वैसे का वैसे ही बनेगा, सिर्फ नॉट शब्द का यूज हमें करना है और वो भी ध्यान से किस जगह लगाना है। तो शैल सबसे पहले, फिर आई, आई के बाद में नॉट, तीसरा स्थान, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्थान पर नॉट का यूज। तो शैल आई नॉट हैव बॉट ए कार बाय द एंड ऑफ दिस वीक और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाया। WH वर्ड में व्हाट से जब हमने इसी सेंटेंस को बना करके देखा तो हिंदी बनी इस सप्ताह के अंत तक मैं क्या खरीद चुका होगा। तो क्या शब्द जैसे कि बीच में आया है सेंटेंस के बीच में, तो इसके लिए हमें व्हाट शब्द का हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हमने व्हाट लिखा, व्हाट के बाद हमें जो बाकी सेंटेंस में जो शब्द बचे हैं उन शब्दों को इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर पर जमा करके लिखने होते हैं। तो सबसे पहले व्हाट के बाद में शैल, शैल के बाद आई के बाद हैव। तो शैल और हैव दोनों के बीच में आई को लिखा, जैसे कि इंटरोगेटिव में लिखा था शैल आई हैव, वही शैल आई हैव में लिखा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई बॉट, और क्या खरीदा, खरीदना जो कार, इसमें कार शब्द था यहाँ पर नहीं दिया है, तो लास्ट में लिख दिया हमने बाय द एंड ऑफ दिस वीक और इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस बना व्हाट शैल आई हैव बॉट बाय द एंड ऑफ दिस वीक और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड वाले क्वेश्चन हमने यहाँ पर करके देखे हैं। आइए एक और एग्जांपल इसका हम करके देखते हैं ताकि हमारे डिटेल्स भी अच्छे प्रकार से भली भांति प्रकार से क्लियर हो जाए। तो चलिए सेकंड एग्जांपल की ओर। तो सेकंड एग्जांपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस प्रकार से है कि शाम तक वह इस कार्य को पूरा कर लेगी। तो इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वह ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है, पूरा करना इसकी वर्ब है और इस कार्य को मतलब इस कार्य जो है वो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और शाम तक अदर्स जो टाइम दिया हुआ है वो अदर्स के रूप में हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसका जब अफर्मेटिव सेंटेंस हम बिल्ड करते हैं उसके
शी एज ए सब्जेक्ट लिखा, शी के बाद हेल्पिंग वर्ब हमने विल हैव का यूज किया है। जैसा कि शेल का यूज केवल आई और वी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो शी के साथ विल हैव हमने लगाया, विल हैव के बाद वर्ब हमने लगाई कंप्लीट, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। तो यहाँ पर विल हैव के बाद हमने कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज की है। ऑब्जेक्ट के जो था हमारा इस कार्य को, तो दिस वर्क यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिखा और बाय इवनिंग जो टाइम है वो अदर्स के रूप में लास्ट में लिखा। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, शी विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय इवनिंग। नेगेटिव में देख लेते हैं इसका बना करके कि शाम तक वह इस कार्य को पूरा नहीं कर लेगी। तो सबसे पहले शी के बाद में विल नॉट हैव, तो विल और हैव दोनों के बीच में हमने क्या लगाया, नॉट शब्द लगाया। नॉट का प्लेस कौन सा है, जैसा मैंने आपको बताया तीसरा स्थान होता है। शी सब्जेक्ट नंबर 1, विल एचवी जो है नंबर 2 और तीसरे स्थान पर नॉट शब्द आता है जो यहाँ पर हमने लिखा है। तो शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय इवनिंग, ये इस तरह से आगे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इंटरोगेटिव की बात करें तो क्या शाम तक वह इस कार्य को पूरा कर लेगी, तो सबसे पहले क्या आया है हिंदी में, तो इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। विल शी हैव, विल और हैव दोनों के बीच में शी का यूज किया है, फिर कंप्लीटेड दिस वर्क बाय इवनिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या शाम तक वह इस कार्य को पूरा नहीं कर लेगी, तो सबसे पहले विल शी, फिर नॉट, तीसरे स्थान पर विल शी नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय इवनिंग और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद इंटरोगेटिव जो WH वर्ड वाला होता है वो हमने यहाँ पर इस सेंटेंस को व्हेन से बनाया है। तो व्हेन की हिंदी क्या हुई, कब तक वह इस काम को पूरा कर लेगी, कब, कब जो कि व्हेन शब्द का हिंदी अर्थ होता है। तो सबसे पहले हमने व्हेन लिखा, व्हेन के बाद हमने वही इंटरोगेटिव फॉर्म विल शी हैव, तो विल शी हैव का यूज किया, फिर कंप्लीटेड लिखा, दिस वर्क और क्वेश्चन मार्क लगाया। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि व्हेन विल शी हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। तो उम्मीद है आपको एक एग्जांपल के माध्यम से फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छी भली बातें समझ में आ चुका होगा। इसके में इससे संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। और अब आइए हम चलते हैं फ्यूचर टेंस का जो चौथा पार्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नाम से। अब उस टेंस को हम यहाँ पर देख लेते हैं, उस टेंस को भी हम समझ लेते हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ओर। फ्यूचर टेंस का चौथा पार्ट जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वो अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस टेंस की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले पहचान देखते हैं, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। हालांकि ये शब्द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में भी आते हैं, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे शब्द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में भी होते हैं। किंतु दोनों टेंस में ये डिफरेंस है कि इस टेंस में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे शब्द के साथ वाक्य में समय सूचक शब्द भी दिया होता है, अर्थात किसी भी काम के प्रारंभ होने का समय या किसी भी काम के चलते हुए रहने की जो अवधि है वो समय अवश्य दिया होता है। तो आइए अब देखते हैं इस टेंस के रूल्स क्या कहते हैं कि हमें सेंटेंस कैसे बनाना है। पहला रूल्स जो इसका है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ing वाला रूप हमें इस टेंस में लगाना है। क्लियर। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब में हम इस टेंस में क्या लगाएंगे, शैल विल, जैसा कि हम लगाते आ रहे हैं फ्यूचर टेंस के सभी पार्ट्स में। तो शैल विल के साथ में हम यहाँ पर हैव बीन को ऐड करने वाले हैं, तो हैव बीन इसमें लगाना है।
तीसरा जो इम्पोर्टेंट रूल है वो है समय सूचक शब्दों से पहले सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। सिंस या फॉर हमें लगाना है। सिंस और फॉर कहाँ पर यूज किए जाते हैं इसके लिए मैं पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ प्रेजेंट टेंस के नाम से। पार्ट सेकंड टेंस का जो वीडियो है उसमें सिंस या फॉर का यूज बताया गया है। तो अब फॉर्मूला देख लेते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव का क्या फॉर्मूला स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अफर्मेटिव के फॉर्मूले में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, फिर हैव बीन के बाद वी फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स, अदर्स के बाद सिंस या फॉर और फिर टाइम लगाते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट शैल विल के बाद में नॉट और नॉट के बाद हैव बीन से लेकर के टाइम तक सेम वही स्ट्रक्चर रहने वाला है। इसी प्रकार इंटेरोगेटिव में शैल या विल सबसे पहले आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन और हैव बीन से लेकर के लास्ट तक सेम अफर्मेटिव वाला ही स्ट्रक्चर रहने वाला है। बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले शैल या विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट और नॉट के बाद में वर्ब हैव बीन लगाना है। हैव बीन के बाद फिर पूरा लास्ट तक सेम वैसा का वैसा ही और अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा देना है। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आइए अब हम इनके एग्जाम्पल बना करके देखते हैं। तो इस टेंस का एग्जाम्पल है राम 10 वर्ष से इस घर में रह रहा होगा। अर्थात इस जो सेंटेंस है इसका जो सब्जेक्ट है वो है राम और वर्ब क्या है, रहना। ये इस सेंटेंस में वर्ब के रूप में शब्द आया है। और इस घर में ये अदर्स और 10 वर्ष से ये जो दिया हुआ है ये है टाइम। अब इस सेंटेंस को अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पर हम बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हमने राम, राम के बाद हम हेल्पिंग वर्ब पर आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे कि विल और शैल में से हमें लगाना है, तो राम के साथ विल का यूज हमने किया। तो विल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर यूज किए। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, रहना, रहना को कहते हैं LIVE लिव। तो लिव में हमने आईएनजी लगाया, लिविंग, और ये वर्ब यहाँ पर लगा दी। इसके बाद इस घर में, इन दिस हाउस, ये अदर्स हुआ और फिर लास्ट में 10 वर्ष से, 10 वर्ष से, तो फॉर 10 ईयर्स ये टाइम लास्ट में हमने लिख दिया है। अब 10 वर्ष जैसा कि एक अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब इस सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस जब हमने बनाया तो राम 10 वर्ष से इस घर में नहीं रह रहा होगा। तो राम विल का राम के साथ विल हेल्पिंग वर्ब और विल और हैव बीन दोनों के बीच में हमने नॉट शब्द का यूज किया। तो राम विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। जैसा कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर था सेम उसी स्ट्रक्चर पर बना, सिर्फ नॉट शब्द का इसमें यूज किया गया जो कि विल के जस्ट बाद हमने लगाया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या राम 10 वर्ष से इस घर में रह रहा होगा। तो विल राम हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले विल लिखा, फिर राम और हैव बीन सब्जेक्ट के बाद में लिखा। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले विल के बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में नॉट, नॉट के बाद जैसे ही हैव बीन और हैव बीन से लास्ट तक इंट्रोगेटिव मार्क तक हमें सेम वैसे ही उतार देना है। तो विल राम नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस कंप्लीट हुआ।
अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस से WH वर्ड से हमने यहाँ पर वेयर से इसको बनाया है कि राम 10 वर्ष से कहाँ रह रहा होगा। तो कहाँ रह रहा होगा, तो कहाँ शब्द की इंग्लिश क्या है, वेयर। तो वेयर से इसको स्टार्ट किया, तो वेयर विल राम हैव बीन, यहाँ पर विल आया, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लिविंग फॉर 10 years और क्वेश्चन मार्क लास्ट में हमने लगा दिया। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब अभी आपने देखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बिल्ड होते हैं, किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाए जाते हैं। अब एक और एग्जांपल हम इसी टेंस का यहाँ पर करके देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल हमारा है कि मैं कल सुबह से ये कविता लिख रहा होऊंगा। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है मैं शब्द, लिखना इसमें वर्ब के रूप में है, यह कविता ये इसका ऑब्जेक्ट है, और सुबह से ये टाइम दिया हुआ है, साथ में कल ये आपके अदर्स या टाइम इसको हम कह सकते हैं। तो अब इस सेंटेंस को हम अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं आई के साथ, जैसा कि शेल या विल में से, तो शेल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो आई शेल और हैव बीन राइटिंग, राइट जो लिखने की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें ING लगाया, तो राइटिंग में ना, तो आई शेल हैव बीन राइटिंग ये वर्ब, दिस पोएम इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और सिंस मॉर्निंग ये टाइम, और टुमारो ये अदर टाइम जो यहाँ पर लिखा गया। तो सेंटेंस अपना बना आई शेल हैव बीन राइटिंग दिस पोएम सिंस मॉर्निंग टुमारो। तो सिंस शब्द का यूज हमने मॉर्निंग जो कि पॉइंट ऑफ टाइम है इसके लिए सिंस का यूज किया है, और इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट बन जाता है। अब इसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव में अब कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। शेल हैव बीन इसके बीच में हमें शेल और हैव बीन के बीच में हमें क्या लगाना है, नॉट शब्द लगाना है। आई शेल नॉट हैव बीन राइटिंग दिस पोएम सिंस मॉर्निंग टुमारो। इंटेरोगेटिव में क्या मैं कल सुबह से ये कविता लिख रहा होऊंगा, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब शेल को लिखना है, शेल के बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैव बीन लिखना है। इस शेल का जो सेकंड पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का वो पीछे रहेगा, आगे ओनली सिर्फ शेल शब्द आएगा। तो शेल आई हैव बीन राइटिंग दिस पोएम सिंस मॉर्निंग टुमारो और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेम वही चीज, सबसे पहले शेल, शेल के बाद आई के बाद में नॉट, नॉट का यूज थर्ड प्लेस पर, तीसरे स्थान पर करना है। तो इसके बाद हैव बीन राइटिंग दिस पोएम सिंस मॉर्निंग टुमारो और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में व्हाट से इसको हमने बनाया मैं कल सुबह से क्या कर रहा होऊंगा। तो व्हाट सबसे पहले लिखा हमने व्हाट के बाद शेल, आई हैव बीन डूइंग करना की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, ING लगाया डूइंग सिंस मॉर्निंग टुमारो क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बना व्हाट शेल आई हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग टुमारो। तो इस प्रकार से ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और सारे इंट्रोगेटिव सहित सब सेंटेंस हमने यहाँ पर बना करके देखे हैं, और इसी के साथ उम्मीद है कि आपको ये टेंस भी अच्छे प्रकार से क्लियर हो चुका होगा, और अब आप स्वयं सेंटेंस को बना सकते हो सेंटेंस। और इसी के साथ जो हमारा फ्यूचर टेंस का जो चौथा पार्ट था वो इसी के साथ यहाँ पर समाप्त होता है। अगला वीडियो जो हम ग्रामर का अगले पॉइंट पर, अगले ग्रामर के पॉइंट पर लेकर के आएंगे, तो उम्मीद है आप हमारे उस वीडियो को भी उसी प्रकार से लाइक करेंगे जैसे अभी टेंस के वीडियो को आपने पसंद किया है। तो तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।